यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज मैं बात करना चाहता हूं मोदी के 2.0 कैबिनेट रिशफल के बारे में। जो रिशफल मोदी ने आज किया है उसके बारे में क्या पॉलिटिकल एंगल है और क्या पॉलिटिकल मजबूरियां थी मोदी की, जिससे कि उन्हें ये रिशफल करना पड़ा था, और किस चीजों को देख के मोदी ने अचानक कोरोना के इस महाकाल में क्या जरूरत थी ये कैबिनेट रिशफल करने की और बहुत सारे मिनिस्टरों को निकालने की और मिनिस्टरों को मंत्री पद देने की। इसको आज मैं अपने वीडियो में एनालाइज करना चाहता हूं और आप लोगों को मैं अपने व्यूज शेयर करना चाहता हूं। बहुत लोगों ने वीडियो बनाया कि किन लोगों को निकाला गया है, किन लोगों को लिया गया है मंत्रिमंडल में, बट और किन लोगों को निकालना चाहिए ये भी उन्होंने व्यूज दिए हुए हैं। मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूं पॉलिटिकल एंगल और पॉलिटिकल मजबूरी के बारे में, या क्या परिस्थिति को देखते हुए शायद मोदी ने यह डिसीजन लिया है मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए, और क्या मजबूरी थी प्रधानमंत्री मोदी की कि उन्होंने ये अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया है और अपने मंत्रिमंडल में बदलाव किया है। आज इसी को हम इस वीडियो में एनालाइज करेंगे। जो मेन मिनिस्टर हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया हुआ है उनमें सबसे पहला नाम आता है रविशंकर प्रसाद का, जो लॉ मिनिस्टर थे। सेकंड प्रकाश जावड़ेकर थे। थर्ड डॉक्टर हर्षवर्धन। चौथे बाबुल सुप्रियो। और पांचवे अश्विनी कुमार चौबे, जो एजुकेशन मिनिस्टर थे। इनका इस्तीफा मुझे काफी सरप्राइज किया। पहले एक एक की बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद का इस्तीफा लिया गया, क्या अच्छा डिसीजन था? एब्सोल्युटली अच्छा डिसीजन था। इन्होंने लॉ मिनिस्ट्री को एक हलवा बना के रख दिया था। ये ट्विटर पे रोज आके हर चैनल पे आके धमकी तो देते थे, एक लास्ट धमकी देते रहते थे और इस अपने पूरे भारत का मजाक उड़ाते रहते थे। यहाँ पे एक छोटे से आधुनिक नाइजीरिया ने ट्विटर की औकात दिखा दी और उसे तुरंत बैन कर दिया। यही मोदी 100 से ऊपर चाइनीज एप्स को और उनके वेबसाइट्स को बैन लगा दिया था उन्होंने। पर ट्विटर को बैन लगाने में इन्हें इतना डर क्यों लग रहा है, क्यों ट्विटर को अभी तक बैन नहीं कर पा रहे हैं, जो कि एक काफी फेक न्यूज फैलाने का, काफी एंटी राइट विंग और एंटी नेशनल लोगों को सपोर्ट करता है। जो भी सेंटर टू राइट ट्विटर हैंडल है उन्हें ब्लॉक करते रहता है। ऐसे काफी एग्जांपल्स आपको मैं दिखा दूंगा जिसमें कि ट्विटर ने वन साइडेड डिसीजन लेते हुए उन अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया था। और वहीं पे जो कि पॉलिटिकल इस्लाम और लेफ्टिस्ट विचारधारा को सपोर्ट करते हैं उन अकाउंट्स पर ट्विटर ने कभी भी बैन नहीं लगाया। और इन्होंने ये तो क्लियरली माना है, यहां तक कि फेसबुक के जुकरबर्ग ने माना है, ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी, बहुत सारे ऐसे जो सोशल मीडिया चलाते हैं इन्होंने खुद माना है कि हम लोग लेफ्टिस्ट विचारधारा से पनपे और इन विचारधाराओं में हमारी श्रद्धा है। इनके जो विचारधाराओं के विपरीत जो भी जाता है, जैसे ट्रम्प ट्वीट करता था हमारे देश में और बहुत सारे दुनिया में, ये काफी अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाते हैं और ये लोग उन आवाजों को दबाते रहते हैं जो कि राइट टू सेंटर या राइट विंग्स की ट्विटर हैंडल्स होते हैं उन्हें खत्म करते रहते हैं या उनकी आवाजों को हमेशा दबाते रहते हैं। वही काम उस लोगों ने आज इंडिया में शुरू किया था, जो कि वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आप प्लीज मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से फेक न्यूज उन्होंने फैलाई थी। और कांग्रेस के टूल किट के ऊपर भी जो सही न्यूज थी उसे फेक न्यूज बताया था ताकि उसे दबा सके। गाइस, यहां तक कि ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद के अकाउंट को भी 1 घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया था। इनकी इतनी हिम्मत हो गई थी कि हमारे देश में वो बिजनेस करते हैं और हमारे देश को ना टैक्स देते हैं। सोशल मीडिया कोई टैक्स नहीं देता है भारत को, और उन लोग, उनकी इतनी हिम्मत हो गई कि हमारे कानून को नहीं मानते हैं। और रविशंकर प्रसाद जो लॉ मिनिस्टर थे उनको ये बता गया कि तुमने अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है, तुमको 1 घंटे के लिए तुम्हारा ट्विटर हैंडल ब्लॉक किया जाता है। वो जाके कूपे पहुंच गए थे और वहां पे लोगों को बताने लगे थे कि देखिए मेरे साथ क्या अत्याचार हुआ है। अरे भैया, तुम लॉ मिनिस्टर हो, तुम्हारे पास लॉ मिनिस्ट्री है, तुम एक्शन लो ना। तुमको मोदी रोक रहे थे? कौन रोक रहा था तुम्हें एक्शन लेने से? इनका जाना बहुत ही अच्छी बात हुई जो कि ये गए। इनकी जगह पे किरण रिजिजू, जो काफी डायनामिक लीडर है और पूर्वी क्षेत्र से आते हैं, वो उनको लॉ मिनिस्ट्री दिया गया है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि काफी डेकोरम रहेगा और जब भी वो बात बोलेंगे तो करके दिखाएंगे। और एक काफी यूथ आइकन टाइप है और काफी फिटनेस और इसमें रहते थे, तो मुझे काफी आशा है कि अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि काफी अच्छा चेंज है। सेकंड जो चेंज हुआ है प्रकाश जावड़ेकर का हुआ है। प्रकाश जावड़ेकर का जाना एक बहुत ही अच्छी बात है। ऐसे ढुलमुल और ऐसे नेता जो कि एक अपनी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं ना कि एक स्पाइन नहीं है जिनके अंदर, वैसे लीडर्स को ऐसी महत्वपूर्ण
मिनिस्ट्रीज कभी नहीं देना चाहिए। इनसे कई बार मंत्रालय बदलवाया गया। ये जब जहां जाते थे उनका तो एक स्टेटमेंट था जो कि मुझे काफी चुभता है और काफी दुख देता है कि हमने आज तक इतिहास में कुछ भी चेंजेस नहीं किया है। कांग्रेस आती है तो एक दिन में वो सारी बुक्स को चेंज कर देती है, उसमें सारे इतिहास को पलट के रख देती है। आप छठवीं से लेके कोई भी बुक्स उठा लीजिए एनसीईआरटी की, तो उसके अंदर सारा महिमा मंडल किया गया है मुगलों के राज्य को, जो कि एक ब्लिप के रूप में हमारे इतिहास के बारे में है। हमारा इतिहास कई हजारों साल पुराना है, उसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है। और उसके बारे में जो लोग आवाज उठाते हैं तो उसके बारे में कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए कभी। इनकी जगह पर जिन्हें रखा गया था रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई थी एनईपी, जिसको 1 साल अभी होने वाला था। वो काफी सराहनीय काम था, जिसमें कि पूरे भारत के एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बदल के रख दिया था। और जब एक नई बात छिड़ी थी कि यूपीएससी में पाठ्यक्रम को बदला जाएगा और उसके अंदर उसमें काफी महत्वपूर्ण चेंजेस किए गए थे। ये एक अलग टॉपिक में बनाने वाला हूं, जिसके अंदर कि यूपीएससी में जो इतिहास लेफ्टिस्टों ने लिखा है, जिसके अंदर पूरे भारत के इतिहास को खत्म कर दिया था, उसको फिर से वापस लाने की जो बात कही गई है, उसके अंदर जो बुलेट पॉइंट्स दिए गए हैं, उसके ऊपर काफी रिसर्च करनी पड़ेगी। उसके ऊपर मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। उसके ऊपर काफी काम होने लगा था। इवन तो एनसीईआरटी का भी एक सर्कुलर आया है, जिसके अंदर उन्होंने मांग की थी कि क्या क्या चेंजेस और क्या क्या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में जो कि डिस्ट्रक्शन किया है हमारे हिस्टोरिकल इवेंट्स को इन लेफ्टिस्ट राइटर्स के द्वारा, और इन लेफ्टिस्ट राइटर्स की बुक्स के द्वारा, जिन्हें की आधार बनाया गया था। और हमारी एजुकेशन पॉलिसी में जो बच्चे हैं उन्हें गलत इतिहास पढ़ाया जा रहा था। इस विषय के बारे में मैं एक नया जरूर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों को इसके बारे में पूरा ज्ञात कराऊंगा, किस तरह से हमारे हिस्ट्री को इन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया हुआ है और इस हिस्ट्री को फिर से रिक्लेम करना ये हमारे कर्तव्य बनता है। और हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं, किस तरह से हम एनसीईआरटी को लिख सकते हैं। और एनसीईआरटी को लिखने के बाद हमें खुद जाके ये स्टेप लेना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड ना हो, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। तीसरे मिनिस्टर जो हटाए गए हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जो कि एक हेल्थ मिनिस्ट्री संभालते थे पूरी, उन्हें हटाना ये काफी सरप्राइजिंग था, बट उन्हें हटाना भी जरूरी हो गया था। क्योंकि जब आईएमए का जो एपिसोड हुआ था, आईएमए और बाबा रामदेव पतंजलि का जब एपिसोड हुआ था, उसमें जब आईएमए ने धमकाया था बाबा रामदेव को और बाबा रामदेव के द्वारा बनाई गई कोरोनिल किट को जो प्रमोशन करना था, उसको जब आयुष मंत्रालय ने रोका था, तब इनका कोई भी कड़ा डिसीजन नहीं था कि भाई आयुर्वेद को बढ़ाया जाए। जो आयुष मंत्रालय ने जो डिसीजन लिया था उसे रोका जाए। आईएमए के चीफ ने जो एक ब्लेटेंटली वो लोग कन्वर्जन कर रहे थे कोविड के पेंडेमिक का फायदा उठाते हुए, उनके ऊपर लगाम न लगाना, आई थिंक ये उनका काम था, उन्हें ये करना चाहिए था। आप हेल्थ मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं, ये आपका काम है कि एक पूरी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो कि सारे डॉक्टर उसके सदस्य हैं, उसमें क्रिश्चियन मिशनरी घुस के इतनी अंदर तक पैड बना लिए थे और इस चीज को वो लोग खुल्लम खुल्ला बोल रहे थे कि हमें इसी मौके का फायदा उठाकर गरीब, बीमार और जो लाचार है उन्हें कन्वर्ट करना ही हमारा उद्देश्य है। उन लोग की इतनी हिम्मत थी कि बाबा रामदेव के ऊपर कई हजारों करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर रहे थे। इन्हें हटाया गया, ये भी एक अच्छा डिसीजन है। इनकी जगह पे मनसुख मांडविया, ये इन्हें हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है। अब इन्हें जो हेल्थ मिनिस्ट्री दी गई है, इन्हें देने के बाद ये कोई हेल्थ डॉक्टर नहीं है, बट इनका जो कंट्रीब्यूशन है ये काफी आयुर्वेद को प्रमोट कर चुके हैं। ये काफी टच टू ग्राउंड नेता है ये, और ये आयुर्वेद को काफी प्रमोट करते हैं। इनका मजाक ट्विटर पे उड़ाया जा रहा था इनकी इंग्लिश के कारण। क्या इंग्लिश ही एक पैमाना है किसी व्यक्ति की काबिलियत को पहचानने के लिए? यदि इसी तरह की बात होगी तो क्या मोदी को अच्छी तरह से इंग्लिश आती है क्या? जिन्हें भी इंग्लिश नहीं आती है क्या वो मूर्ख है क्या? इस तरह जो ट्विटर पे उनके ट्वीट को देखकर जो ट्रोलिंग उन्हें किया जा रहा था, ये काफी निंदनीय है, काफी कंडेम करना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि आदमी काम अच्छा करता है तो उसे इंग्लिश आती है कि नहीं आती है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं है उस आदमी की काबिलियत को जांचने के लिए। और जो मिनिस्टर्स को हटाया गया है उनमें है बाबुल सुप्रियो, अश्विनी कुमार चौबे जो बिहार से बिलोंग करते हैं, और बाबुल सुप्रियो जो कि पश्चिम बंगाल से बिलोंग करते हैं। ये लोग काफी अनपरफॉर्मिंग मिनिस्टर्स थे। तो बाबुल सुप्रियो का भी आपने देखा था कि जब बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले हो रहे थे तो उनका वक्तव्य था कि इस माराकाटी में मैं कैसे निकलूं, इसमें मुझ पर हमला हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। इस तरह के व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखना जो कि परफॉर्म नहीं करता है और अपने कार्यकर्ताओं के लिए बाहर नहीं निकलता है, ऐसे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में रखना एक काफी गलत डिसीजन था।
इन्हें निकाल के मोदी ने काफी अच्छा काम किया है। गाइस, अब जिन लोगों को इंक्लूड किया है वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, सर्बानंद सोनोवाल, नारायण राणे, कपिल पाटिल, अश्विनी वैष्णव और पशुपति कुमार परास। गाइस, इसके इन लोगों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। नारायण राणे और कपिल पाटिल को मंत्रिमंडल में हिस्सा देना एक तरह से पॉलिटिकल मजबूरी कहा जा सकता है, क्योंकि नारायण राणे जो कोंकण हिस्से से आते हैं वो काफी रसूख रखते हैं महाराष्ट्र के कोंकण इलाके से, तो इन्हें मंत्रिमंडल देकर इन्हें खुश करने की कोशिश की गई है। कपिल पाटिल जो कि एक ओबीसी चेहरा है, जो भिवंडी को बिलोंग करते हैं, इन्हें भी सीट देकर एक ओबीसी का कोटा डालकर महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है इन्होंने अपने मंत्रिमंडल में। सर्बानंद सोनोवाल जो कि असम के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपनी सीट जब हेमंता बिस्वा शर्मा को दी तो उन्हें खुश करने के लिए मोदी ने अपनी मंत्रिमंडल में उन्हें हिस्सा दिया। तो ये पॉलिटिकल रीजन था उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह देने के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय उन्हें दिया गया है। उनके पिताजी को पहले ये कांग्रेस में थे, तब वो संभालते थे एविएशन मंत्रालय। उन्हें यह मंत्रालय इसलिए दिया गया कि उनके कारण जो मध्य प्रदेश का राज्य था वो टूट के बीजेपी के पास आया था, तो उन्हें ये अवार्ड में, मेरे हिसाब से उन्हें एक रिवॉर्ड में ये मंत्रालय दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को एविएशन मंत्रालय देकर मोदी ने एक इंडिकेशन दिया है राजस्थान के सचिन पायलट को कि यदि आप भी वहां से तोड़कर यदि सरकार हमारे पाले में दे देते हैं तो आपको भी इस तरह से रिवॉर्ड किया जा सकता है। आई थिंक ये लगता है पॉलिटिक्स खेला है प्रधानमंत्री मोदी ने कि किस तरह से वो रिवॉर्ड कर रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को, जो कि काफी इंस्ट्रूमेंटल पार्ट उन्हें प्ले किया था जब मध्य प्रदेश राज्य की सरकार कांग्रेस के हाथ पे चली गई थी और कमलनाथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए थे। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के छिटकने के बाद ही वो राज्य की सरकार बीजेपी के हाथ पे वापस आ गई थी। तो गाइस, ये लगता है मुझे यहाँ पे एक पॉलिटिक्स मोदी ने खेली है। प्रधानमंत्री मोदी ने नेक्स्ट ईयर जो चुनाव होने वाले हैं कुछ राज्य जैसे यूपी, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, पंजाब, इन राज्यों में होने वाले चुनाव को देखते हुए उन्हें रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल को करीब करीब दुगना कर दिया है। 43 नए मंत्रियों को इंक्लूड किया है। इसमें से सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन यूपी का है। गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि मोदी ये चाहते हैं कि इन लोगों को रिप्रेजेंटेशन देकर उन राज्यों में वो फोकस करना चाहते हैं और नेक्स्ट ईयर के चुनाव जो काफी इंपॉर्टेंट होगा 2022 का चुनाव, जो कि 2024 को इफेक्ट कर सकता है। जब इतने सारे राज्यों में के चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव होगा उसे जरूर इफेक्ट करेगा। 2022 में जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है काफी इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए। यदि 2022 में यूपी में बीजेपी नहीं जीतती है तो 2024 में बीजेपी को वापस सत्ता पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस तरह से बहुत सारी एजेंसियां, जिस तरह से सोशल मीडिया, जो बहुत सारे गैंग्स लगे थे पश्चिम बंगाल में फेक न्यूज फैलाने के लिए और किस तरह से मोदी को और बीजेपी को हराया जा सकता है, जहां तक कि टिकैत है वो भी जाके ममता बनर्जी से मिला था, उस तरह की साजिशें अब यूपी में भी शुरू हो गई हैं। इसके ऊपर मैंने 2-3 वीडियो बनाया है किस तरह से फेक न्यूज और फेक प्रोपोगंडा फिर से फैलाने की एक जो मशीनरी है वो यूपी में भी काम करने लगी है और इस तरह से वो लोग चाहते हैं कि यूपी बीजेपी के हाथ से खींच लिया जाए। तो ये काफी इंपॉर्टेंस रखता है बीजेपी के लिए और बीजेपी के 2024 के चुनाव के लिए। गाइस, जो प्रधानमंत्री मोदी ने 2024 के चुनाव और 2022 के चुनाव को देखते हुए कुछ मजबूरियों को और कुछ पॉलिटिक्स खेलते हुए उन्होंने ये एक शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह उन्होंने अपने पासे फेंके हैं और देखते हैं कि किस तरह से प्ले आउट होते हैं, किस तरह से शिक्षा नीति में बदलाव किया जाता है और किस तरह से फाइनेंस में और भारत की इकोनॉमी में और भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कोविड को हैंडल करने में किस तरह से मोदी सरकार अपने इस मंत्रिमंडल के द्वारा अचीव करती है, ये देखने के लिए काफी इंपॉर्टेंस रहेगा। यहाँ पे कुछ मिनिस्ट्री चेंज हुई है जिसमें कि धर्मेंद्र प्रधान को एजुकेशन मिनिस्ट्री दी गई है, जो कि काफी बैड डिसीजन है मेरे हिसाब से। यदि आपने ओपी इंडिया की यदि डॉक्यूमेंट्री देखी होगी यूट्यूब पर तो उसमें दिखाया गया है किस तरह से उड़ीसा में जो मठों की जमीन को तहस-नहस किया जा रहा है, वहां पे उन्हें बेचा जा रहा है, वहां पे उन्हें तोड़ा जा रहा है। उसमें धर्मेंद्र प्रधान का काफी हाथ था उड़ीसा की सरकार के साथ, जिसमें कि उन्होंने ये चीजों को खत्म करवाया था। धर्मेंद्र प्रधान को मैं एक अच्छा मिनिस्टर नहीं मानता हूं और एजुकेशन पॉलिसीज में जब इतने बड़े बदलाव हो रहे हैं उनको ये इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देना, ये मेरे को लगता है कि काफी खतरनाक काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। अब इसे आगे देखना होगा कि किस तरह से एनसीईआरटी में जो सजेशन आए हैं और किस तरह से बदलाव होता है शिक्षा नीति में और किस तरह से एनईपी के द्वारा शिक्षा नीति में बदलाव होता है, किस तरह से एनसीईआरटी के इतिहास के बुकों में, हिस्ट्री के बुकों में चेंजेस आते हैं, ये सब देखने लायक होगा।
और एक और नाम है अनुराग ठाकुर, उन्हें जो कि एक एमओएस थे फाइनेंस मिनिस्ट्री के, उन्हें अब एक स्वतंत्र मंत्रालय दे दिया गया है जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है। ये काफी डायनामिक लीडर है और काफी अच्छा काम करते हैं। गाइस, ये सब अपडेट मैंने पॉलिटिकल एंगल से आपको समझाने की कोशिश की थी। वीडियो में यहीं पे एंड करता हूं। आई होप ये एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से मैंने अब इस मंत्रालय के बदलाव को देखा है। आप लोग इसे जरूर सराहेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और जरूर शेयर करेंगे। और मैं होप करता हूं कि मुझे आप लोग सपोर्ट करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और जरूर कमेंट करेंगे क्या आप लोग डिफरेंट देखना चाहते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।